पिछले किस्त में आपने देखा कि किस तरह फेरोज लाहौर जाता है और शहनाज उसके साथ ज़बरदस्ती चल पड़ती है। लाहौर में वो अपने दुश्मन की तलाश में है, मगर वहाँ जाकर उसे पता चलता है कि वो अल्लाह दिता वहाँ पर इंतकाल कर चुका है। और दूसरे मरीज़ के बारे में उसे पता चलता है कि उसकी टांग में कुछ प्लास्टर वगैरह लगाकर उसे फारिग कर दिया गया। अब शहनाज उसे वापस अलीपुर जाने नहीं देती। वो कहती है कि तुम आज रात यहीं रुकोगे। फेरोज़ को जमीला से किया गया वादा याद आ जाता है, जो वो उससे कहता है कि वो लाहौर में शहनाज के पास नहीं रुकेगा। वो जाने की ज़िद करता है तो वो कहती है, अगर तुम सीधी तरह नहीं मानोगे तो आज की रात तुम्हें हवालात में गुजारनी पड़ेगी। फेरोज़ उसकी बात सुनकर हक्का बक्का रह जाता है। अब आगे बाकी की कहानी मुलाहिजा कीजिए 5वें हिस्से में। तुम मुझे धमकी दे रही हो? मैंने गुस्से से कहा। अगर तुम इसे सिर्फ धमकी समझ रहे हो फेरोज़, तो मेरी बात से इनकार करके देख लो, तुम्हें खुद मालूम हो जाएगा। देखो शहनाज, बात ना बढ़ाओ तो अच्छा है। मैंने उसे समझाना चाहा, मगर वो समझने वाली शय नहीं थी। वो अपनी ज़िद पर कायम रही। बहरहाल खाना खाकर हम होटल से निकले तो मैंने उसे कहा, अच्छा खुदा हाफिज़ शहनाज, मैं सुबह तुम्हारी कोठी आ जाऊँगा। मैं आगे बढ़ने ही वाला था कि उसने मेरा हाथ सख्ती से पकड़ लिया और जुनूनी अंदाज में बोली, अगर तुम एक कदम भी आगे बढ़े तो मैं कपड़े फाड़कर शोर मचाना शुरू कर दूंगी कि तुमने मुझ पर मुजरिमाना हमला किया है। एक तरफ तुम्हें मुझसे मोहब्बत का दावा है, दूसरी तरफ तुम मुझे जलील और रुसवा करने की धमकी दे रही हो। शहनाज, मैं इस फ़र्क को समझ नहीं सका। मेरी आवाज़ में शिकस्त खुर्दगी थी। मेरे नज़दीक भी एक मोहब्बत का रुख है। चलो बैठो जीप में। शहनाज के लहजे में हुक्म था। मरता क्या ना करता, मुझे उसके हुक्म की तामील करना पड़ी। वैसे तुम मुझ पर जबर करके अच्छा नहीं कर रही, मैंने कहा। उसने जीप स्टार्ट करते हुए कहा कि मोहब्बत और जंग में सब कुछ जायज़ होता है। मुझे अपने अच्छे बुरे की फ़िक्र नहीं। कोठी पहुंचकर मुझे वहां सिर्फ एक मुलाजिम नजर आया। उसने कोठी का फाटक भी खोला था। शहनाज ने गेट खोलने के बाद उसे कह दिया, आप भी अपने क्वार्टर में चले जाओ। वो मुलाजिम अंदर से बंद करके गेट बाएं जानिब चला गया। शहनाज मुझे अपने साथ लिए इमारत की तरफ बढ़ने लगी। इमारत के अंदर सन्नाटा तरी था, जैसे वहाँ कोई और ना हो। तुम तो मुझे बता रही थी कि यहाँ तुम्हारी फर्म का मैनेजर रहता है, मैंने उससे पूछा। मैंने यहाँ पहुँचते ही कह दिया कि कल तक के लिए कहीं और रहने का बंदोबस्त कर ले। दफ्तर में उसे मैंने फ़ोन कर दिया था, वो इसीलिए दफ्तर से लौटकर यहाँ नहीं आया। अकेला आदमी है, कहीं भी एक रात गुजार लेगा। उसके इस शहर में कई करीबी अजीज़ मौजूद हैं। दरअसल मैं ये नहीं चाहती कि हमारी तन्हाई में कोई मुदाखलत करे। आखिरी अल्फाज अदा करते हुए उसके होंठों पर मैनी खेज मुस्कुराहट आ गई। वो कोठी खासी बड़ी थी और मेरे सोने के लिए किसी दूसरे कमरे का बंदोबस्त भी मुमकिन था, मगर शहनाज ने ऐसा नहीं किया। उसी कमरे में मुझे भी सोना पड़ा जहां शहनाज का बेड था। सोने से कबल उसने मुझे एक और हैरत में मुब्तला कर दिया। उसने सिगरेट नोशी शुरू कर दी और मुझे भी पेशकश की, जो मैंने सख्ती के साथ मुस्तरद कर दी। फिर मैंने महसूस किया कि वो नशे की आड़ में मुझसे कुछ ज़्यादा ही बेतकल्लुफ़ होने की कोशिश कर रही है। मैंने उसकी बाहें झटक दी और फिर अपने बेड पर आकर लेट गया। तुम मुझे ठुकरा कर मेरी बेइज्जती कर रहे हो, तुमने मेरी तौहीन की है। ये कहते हुए उठ खड़ी हुई, फिर पूरी कुव्वत से चीख उठी, जाओ मेरी कोठी से दफ़ा हो जाओ इसी वक्त। मेरी कुव्वतें बर्दाश्त जवाब दे गई। मैं तेज़ी के साथ मसहरी से उठा और सिरहाने रखा हुआ अपना बैग उठा लिया। ठीक है, मैं जा रहा हूँ, मैंने उसकी तरफ देखे बगैर कहा और दरवाजे की तरफ बढ़ गया। मालूम नहीं कि उसका नशा उतरा था या वो हकीकतन इतनी मुश्तिल हो गई थी कि मुझे गालियाँ बकने लगी। मैं कोई जवाब दिए बगैर तेज़ी के साथ कमरे से निकला। फिर मैंने उस जहन्नम कदे से निकलने में देर ना की। वो रात मैंने मुगलपुरा में अपने एक दोस्त के घर गुजारी और नाश्ता करते ही अलीपुर के लिए एक बस पकड़ ली। दोपहर में अलीपुर पहुंच गया। उस रोज़ शाम को मैं नाहिद को पढ़ाने बड़ी हवेली गया। दूसरे दिन जुमा था। मैंने नाहिद से कह दिया कि जुमा को छुट्टी करूंगा। अगले रोज़ मैं अपने एक कारिंदे के साथ करीबी गांव डबगरी रवाना हुआ। गुज़श्ता रोज़ ही मैं ये मालूम कर चुका था कि कौन डबगरी तक मेरे साथ चल सकता है। दोपहर का खाना खाते ही मैं अपने खेतों की तरफ चला गया। फिर मैंने वहीं से बड़ी हवेली का रुख किया। जिस कारिंदे को अपने साथ ले गया था उसे रास्ते में एक फर्जी कहानी सुना दी। मैंने उसे अपने एक दुश्मन का हुलिया बताने के बाद कहा कि इस शख्स पर मेरे एक दोस्त का कर्ज है। हुलिया सुनकर वो एकदम चौंक उठा, जिसे मैंने महसूस कर लिया। उस वक्त तक मैंने उसे अपने दुश्मन का नाम नहीं बताया। कारिंदे ने पूछा, उसका नाम अकबर है जी? हाँ यही नाम है, मैं जल्दी से बोला। क्या तुम उसे जानते हो? उसे कौन नहीं जानता बाबूजी, आप भी कमाल करते हैं। वो अलीपुर में मौजूद है और आप उसे डबगरी में ढूंढ रहे हैं।
कारिंदे की बात सुनकर मेरे जिस्म में सनसनी दौड़ गई। क्या कह रहे हो तुम? मैंने उसे नहीं देखा अब तक। अगर वो अलीपुर में होता तो मुझे कहीं ना कहीं दिखाई देता। बाबूजी, आपको यहाँ आए हुए दिन ही कितने हुए हैं? मेरा ख्याल है जिसकी तलाश में आप यहाँ आए हैं उससे एक दिन पहले मलक जी ने अकबर को किसी काम से लाहौर भेजा था, जहाँ से वो 4-6 दिन में पलटा। फिर अगले ही रोज़ वो गांव कुंजा के एक दोस्त के साथ दोबारा लाहौर चला गया। रास्ते में उसकी जीप को हादसा पेश आया। सुना है अकबर का दोस्त हॉस्पिटल में मर गया। अकबर एक रोज़ पहले छुट्टी लेकर गांव आ गया। उसकी टांग पर प्लास्टर चढ़ा हुआ था, वो इसीलिए बाहर नहीं निकल सका। फिर भला किस तरह आपको नजर आता? कारिंदे ने तफसील बताई। उस कारिंदे के साथ मैं साइकिल पर सवार डबगरी की तरफ जा रहा था। अलीपुर से चले हमें कोई घंटा भर हो चुका था। हम नाश्ता करके ही चल पड़े थे। कारिंदे के कहने के मुताबिक अब डबगरी ज़्यादा दूर नहीं था। कारिंदे ने जब मेरे दुश्मन अकबर के बारे में मुझे बताया तो उस वक्त मैं साइकिल चला रहा था। मैंने साइकिल रोक दी। अब वहाँ जाकर क्या करना है, चलो अलीपुर वापस चलते हैं, मैंने साइकिल मोड़ते हुए कहा। फिर कारिंदे को ताकीद की, देखो ये तुम बात किसी को मत बताना कि मैंने तुमसे अकबर के बारे में पूछा है। जी बेहतर बाबूजी, नहीं बताऊंगा। हाँ, और ये बताओ कि अकबर क्या मलिक सरफराज का मुलाजिम है? मैंने कारिंदे से पूछा। जी हाँ जी, अकबर मलिक जी का पुराना मुलाजिम है। वैसे बाबूजी एक बात बताऊं, अकबर से पैसे वापस लेना मुश्किल है, वो अच्छा आदमी नहीं है। मुझे क्या लेना इससे, मैंने कारिंदे को टाल दिया। मैं तो अपने दोस्त को उसका पता बता दूंगा, फिर वो जाने और अकबर जाने। अब तक मुझे अकबर के मुतालिक जो मालूमात हासिल हुई थी उनकी रोशनी में मेरा जहन उलझ कर रह गया। मेरा जहन ये बात कबूल करने पर आमादा नहीं था कि मलिक सरफराज ने मेरे वालिद और भाई को कत्ल कराया होगा और उसी के इमाम पर मेरी वालदा को भी अगवा किया गया। अकबर का ताल्लुक कुंजा में रहने वाले एक शख्स अल्लाह दिता से भी था। वहाँ का जिम्मेदार भी मलिक ही कहलाता था। इस इम्कान को भी रद्द नहीं किया जा सकता था कि मलिक सरफराज के बजाय उस तमाम कार्रवाई के पीछे मलिक खुशी मोहम्मद का हाथ हो। अलीपुर लौटने तक मेरा जहन इन्हीं ख्यालों में खोया रहा। अलीपुर पहुंचकर मैंने अपने घर जाने के बजाय बड़ी हवेली जा पहुंचा। कारिंदे से मुझे पहले ही मालूम हो चुका था कि अकबर बड़ी हवेली के उस हिस्से में रहता है जो हवेली के मुलाजमीन की खातिर मखसूस है। वहां पहुंचकर मुझे एक और ही खबर मिली। मालूम हुआ कि गुज़िश्ता रात की अकबर की तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी। नतीजतन सुबह होते ही मलिक सरफराज की हिदायत पर उसे लाहौर के सिविल हॉस्पिटल भेज दिया गया, जहां वो ज़ेरे इलाज था। मैं गुज़श्ता रोज़ ही लाहौर से आया था। अब अगर दोबारा अम्मी और अब्बू से लाहौर जाने की इजाज़त मांगता तो वो मुझे इसकी इजाज़त न देते। मैंने यही सोचकर किसी को ना बताने का फैसला किया और खामोशी से लाहौर जाने का इरादा किया। जिस वक्त मैं बस स्टैंड पर लाहौर जाने वाली बस का इंतज़ार कर रहा था, लाहौर की तरफ से एक तेज़ जीप मुझे आती हुई दिखाई दी और फिर वो जीप किसी तूफ़ानी बगोले की तरह मेरे करीब से धूल उड़ाती गुजर गई। जीप खासी तेज़ रफ्तारी के साथ गुजरी थी। उसके बावजूद मैंने शहनाज को उसकी ड्राइविंग सीट पर बैठे देख लिया था। पिछली रात उसने मुझे तरगीब देने में कोई कसर न छोड़ी थी। अगर मैं पुख्ता किरदार का मालिक ना होता तो उसके बातों में आ जाता उस वक्त। इसलिए उसे देखकर मेरे दिल में एक नफरत की लहर उभरी। उसका एक सबब यह भी था कि उसने बेइज्जत करके मुझे अपनी कोठी से निकाल दिया था। लाहौर जाने वाली बस का मुझे निस्फ घंटे इंतज़ार करना पड़ा। इस मर्तबा मैंने अपना बैग भी साथ नहीं लिया ताकि जमीला या अम्मी को शक ना हो। शाम को 5 बजे के करीब मैं लाहौर पहुंच गया और फिर मैंने म्यू अस्पताल से पहले लंबे फल का एक चाकू खरीद लिया। मैं अब अपने दुश्मन को और मोहलत नहीं देना चाहता था। मेरी आंखों में उस वक्त अपने वालिद और भाई की खून में तड़पती हुई लाशें घूम रही थी। मेयो हॉस्पिटल के इमरजेंसी वार्ड में मुझे अपना दुश्मन एक बेड पर नजर आ गया और उस पर नजर पड़ते ही मेरा खून खौल उठा। मलिक सरफराज का वही बारिश मुलाजिम बेड के करीब बिछी हुई बेंच पर बैठा था, जिसकी शिकरे जैसी आंखें मुझे पहली मुलाकात में शनासा सी लगी थी। बड़ी हवेली आते जाते कई बार उससे मेरी मुठभेड़ हुई और मुझे पहचानता था और अब मैं भी उसे अकबर के साथ देखकर पहचान चुका था। रात मेरे वालिद और भाई को कत्ल किया गया। यही शख्स अकबर के साथ था। उसका नाम रशीद था, मगर मलिक सरफराज उसे शीदा कहता था। मास्टर जी आप कहाँ? शीदे ने मुझे देखकर हैरत से पूछा। मैं दरअसल अपने एक अजीज की तलाश में यहाँ आया था जो नहीं मिला। तुम्हें देखकर इधर चला आया, मैंने बात बना दी। वैसे मैं उसे अभी तलाश कर रहा हूँ, मुमकिन है वो किसी और वार्ड में हो। ये कहकर मैंने बेड पर आंखें बंद किए अकबर की तरफ देखा और जानकर शीदे से पूछा, ये कौन है? ये अकबर है जी, मेरा पुराना दोस्त। ये भी हवेली में रहता है, मेरी तरह मलिक साहब का पुराना मुलाजिम है। फिर वो अकबर को पेश आने वाले हादसे के मुतालिक बताने लगा जो मुझे पहले से मालूम था। उसके बाद शीदे ने बताया, रात को उसकी तबीयत अचानक खराब हो गई थी। सुबह मलिक साहब के हुक्म पर उसे लेकर यहाँ आया हूँ। डॉक्टर ने बताया कि इसे शुगर है, इसी वजह से इसकी हालत बिगड़ गई, अब भी बेहोश पड़ा है। तुम फिक्र ना करो, मैं डॉक्टर से जाकर बात करता हूँ। मैंने शीदे को तसल्ली दी और फिर वार्ड के ड्यूटी रूम में पहुंच गया।
ड्यूटी पर मौजूद एक डॉक्टर से मैंने अकबर के बारे में बात की तो चौंक पड़ा। डॉक्टर ने मुझे बताया कि अकबर का बचना मुश्किल है। डॉक्टर ने यह भी कहा कि मुमकिन है अकबर को अब होश ही ना आए और वो इसी आलम में इंतकाल कर जाए। अकबर मेरा दुश्मन था और मुझे उसकी जिंदगी से कोई दिलचस्पी नहीं थी, मगर मैं खुद उसे अपने हाथों से कत्ल करना चाहता था। उसके अलावा उसे कत्ल करने से पहले अपनी माँ के बारे में पूछना चाहता था। अगर वो खुद अपनी मौत मर जाता, फिर मेरे सीने में भड़कती हुई इंतकाम की आग किस तरह बुझती। उसी वक्त मेरे जहन में एक नया ख्याल उभरा और मेरे लहू की गर्दिश तेज हो गई। जिस ख्याल के सबब मेरी रगों में लहू सनसनाने लगा वो ये था कि अगर अकबर होश में नहीं आता तो मैं शीदे को भी जुबान खोलने पर मजबूर कर सकता हूँ। शीदे को भी मुझे ये सब कुछ बता सकता है। शीदा मुझे उन सवालों के जवाब दे सकता था कि मेरे वालिद और छोटे भाई को क्यों कत्ल किया गया, मेरी माँ को किसके इशारे पर अगवा करके कहाँ ले जाया गया, मेरी माँ अब कहाँ थी और अब तक वो जिंदा भी थी या नहीं, खुद मुझे वो लोग कत्ल क्यों करना चाहते थे। शीदा बहरहाल इस जुर्म का बराबर का शरीक था, उससे भी कोई बात छुपी नहीं रही होगी। वार्ड के ड्यूटी रूम से निकलते हुए मैंने रात को वहीं हॉस्पिटल में रुकने का फैसला किया और फिर शीदे के पास पहुंच गया। मैंने उसे तसल्ली दी। शीदे, डॉक्टर का कहना है कि फिक्र की कोई बात नहीं, तुम्हारा दोस्त ठीक हो जाएगा, मैं जरा अभी आता हूँ। मालूम हुआ है कि कुछ मरीजों को यहाँ से दूसरे वार्ड्स में भेजा गया है। मैं जिस मरीज की तलाश में आया हूँ, अगर वो किसी और वार्ड में मिल गया तो रात को मुझे भी अस्पताल में रुकना पड़ेगा। ये अच्छा हुआ कि तुमसे मुलाकात हो गई, रात अच्छी गुजर जाएगी। अगर आपका मरीज मिल जाए तो मास्टर जी बहुत अच्छा है, शीदे ने जवाब दिया। मैं आता हूँ उसे देखकर, ये कहकर मैंने कदम बढ़ा दिए। मास्टर जी, अगर आपका मरीज ना मिले तो मुझे बता जरूर जाइएगा। अकब से शीदे की आवाज़ सुनाई दी और मैंने मुड़कर सर हिला दिया। कुछ देर इधर उधर वक्त गुजारी के बाद मैं इमरजेंसी वार्ड में फिर आ गया। उस वक्त एक नर्स अकबर के बाजू में इंजेक्शन लगा रही थी। नर्स चली गई तो मैंने शीदे को मुखातिब किया। वो मिल गया, अब मैं रात को यहीं रुकूंगा। ये कहकर मैंने घड़ी में वक्त देखा और बोला, इस वक्त 7 बज रहे हैं, मैं 2 घंटे बाद आऊँगा। मेरे मरीज के साथ एक और आदमी भी है, 2 घंटे वो आराम कर लेगा, फिर मैं यहाँ आ जाऊँगा और तुम कमर सीधी कर लेना। ये बहुत ही अच्छा हुआ मास्टर जी, आपके यहाँ होने से मेरा हौसला बढ़ गया है। खुदा आपको इस नेकी का अजर दे। फिर मैं वहाँ से चला आया। दरअसल मुझे भूख लग रही थी, मैं दोपहर को भी खाना नहीं खा सका था। अस्पताल ही की हदूद में एक होटल देखकर उसमें मैं घुस गया। खाना तो औसत दर्जे का था, मगर भूख में अच्छा था। खाना खाकर चाय पीते हुए मैं सोचने लगा कि जो शख्स खुद ही मौत की दहलीज तक पहुंच गया, उसे क्या मारना। यूं भी वो महज आलाकार था, असल मुजरिम तो कोई और ही था, वो जिसने अकबर को कत्ल पर आमादा किया। काफ़ी देर सोच विचार के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि मुझे अकबर को कत्ल नहीं करना चाहिए। इस फैसले के बाद मैं बिल अदा करके होटल से बाहर निकल आया। वक्त गुजारी के लिए मैं हॉस्पिटल के अहाते में टहलता रहा। शीदे से ज़बान खुलवाने के लिए मुझे मज़ीद वक्त गुजर जाने का इंतज़ार था। मुझे इल्म था कि गांव के लोग जल्दी सो जाने के आदी होते हैं। रात के 9 बजे उनमें से शायद ही कोई जागता हुआ मिले। मुझे उम्मीद थी कि जब मैं शीदे से कहूँगा कि कुछ देर बाहर बरामदे में कोई चादर वगैरह बिछाकर आराम कर लो तो वो लेटते ही सो जाएगा। फिर मौका देखकर मैं उसके करीब पहुंच जाऊंगा और उसे जगाकर गर्दन पर चाकू रख दूंगा ताकि वो मेरे हर सवाल का जवाब ठीक ठीक दे। 9 बजने में चंद मिनट बाकी थे कि मैं इमरजेंसी वार्ड की तरफ बढ़ गया। अंदर जाकर मैंने देखा कि शीदे बेंच पर बैठा ऊँग रहा है। मैं करीब पहुंचा तो वो चौंक उठा। आप आ गए मास्टर जी, उसने नींद में डूबी आवाज़ में कहा। हाँ आ गया, मैं बोला। अब तुम कोई कपड़ा लेकर इधर बाहर बरामदे में चले जाओ, वहाँ अंधेरा भी है, मैं तुम्हें 12 बजे जगा दूंगा। शीदा तो जैसे इसी बात सुनने को मुंतजिर था, फौरन उठ खड़ा हुआ। उससे पहले कि उसने बेड के बराबर नीचे रखी हुई कपड़ों की एक पोटली खोलकर बरामदे में बिछाने के लिए एक मैली सी चादर निकाल ली। शीदा बरामदे में जाकर लेट गया और मेरी नजरें बेहोश अकबर के चेहरे पर जम गईं। यही वो सफाक शख्स था जिसकी गर्दन पर मेरे बेगुनाह वालिद और मासूम भाई का खून था। मेरे दिल में उसके खिलाफ शदीद नफरत पैदा होने लगी। मेरा जी चाहने लगा कि उसने जिस तरह मेरे वालिद के सीने में चाकू उतारा था, इसी तरह मैं उसके सीने में चाकू उतार दूं। लम्हा ब लम्हा ये ख्वाहिश तेज से तेज होती गई। खुद पर काबू पाने के लिए कहीं जज्बात की रोह में कोई गलत कदम न उठा लूं, मैं बेंच से उठ खड़ा हुआ। मेरा रुख अब बरामदे की तरफ था। वहां मैंने नीम तारीकी में एक जानिब शीदे को लेटे हुए देखा। वो कुछ ही देर में बेखबर सो गया था। उससे खासे फासले पर एक और शख्स चादर ओढ़े सो रहा था। वार्ड में अभी कुछ चहल पहल थी, इसलिए मुझे मजीद इंतजार करना पड़ा। मजीद 1 घंटा और गुजर गया तो तेज बल्ब बुझाकर हल्की रोशनी कर दी गई। अब वार्ड में नीम तारीकी थी और चहल पहल भी मफकूद हो चुकी थी। इस 1 घंटे के दौरान मैंने बेशतर वक्त टहलते हुए गुजारा। अकबर के करीब बैठकर मुझे एक वहशत सी सवार होने लगी। मुझे डर था कि कहीं इस वहशत के ज़ेर असर मैं उसे कत्ल न कर दूं। लंबे फल का चाकू तो मेरी जेब में मौजूद था। जैसे तैसे मैंने मजीद कुछ वक्त गुजारा, मगर 11 बजे से कुछ पहले ही मेरी कुव्वत बर्दाश्त जवाब देने लगी। मैं बरामदे में पहुंच गया। वहां हर तरफ सन्नाटा था। मैं आहिस्ता कदमी के साथ शीदे के करीब पहुंच गया और जेब से चाकू निकालकर खोल लिया। फिर उसके करीब चादर पर बैठ गया। शीदे, शीदे, मैंने आहिस्ता से उसे आवाज़ दी, मगर वो सोता रहा।
मजबूरन मुझे उसका कंधा हिलाना पड़ा। उसने कसमकसा कर करवट बदलना चाही, मगर मैंने उसे दूसरी तरफ करवट लेने से रोक दिया। शीदे जागो जागो शीदे, मैंने उसे झिंझोड़ा। बिलाखिर वो जाग ही गया और उस वक्त मैंने उसकी गर्दन पर चाकू की नोक रख दी। कौन हो तुम? शीदा नीम तारीकी और गनुदा जहन के साथ मुझे पहचान ना सका। मैं तुम्हारी मौत हूं, मैंने गुर्रा कर कहा। अगर तुम चाहते हो कि मैं ये चाकू तुम्हारी गर्दन में ना उतारूं तो मेरे सवालों के जवाब देने पर तैयार हो जाओ। तुम मास्टर जी? उसने मुझे पहचान लिया। हाँ मास्टर। फिर जरा ही देर में मौत के खौफ ने शीदे को जुबान खोलने पर मजबूर कर दिया। शीदे से मुझे जो कुछ मालूम हुआ उसने मेरे सीने में इंतकाम की आग को मजीद भड़का दिया। अब मैं अपने असल दुश्मन को पहचान चुका था। मेरे वालिद और भाई के कत्ल का असल जिम्मेदार मलिक सरफराज था। मेरी माँ उसकी बहन थी। मेरी माँ का कसूर ये था कि उसने एक कम हैसियत मज़ारे से मोहब्बत की थी और वो मज़ारा मेरा बाप था। मेरे वालिदैन को खबर थी कि अगर वो गाँव में रहे तो कभी उनकी मोहब्बत को मंजिल नहीं मिलेगी। वो इसलिए एक रात खामोशी के साथ अलीपुर से फरार होकर वजीराबाद पहुँच गए। वजीराबाद में मेरे वालिद का एक अजीज़ दोस्त रहता था, वहीं उन्होंने शादी कर ली। मेरे वालिद को इल्म था कि मलिक सरफराज उनका पीछा ज़रूर करेगा और यही हुआ। मलिक सरफराज को मालूम हो चुका था कि वो मोहब्बत करने वाले दो एक हो चुके हैं। अपने दोस्त की मदद से मेरे वालिद वालदा को साथ लेकर किसी तरह वजीराबाद से जान बचाकर भागने में कामयाब हो गए। उसी दौरान में मलिक सरफराज ने मेरे वालिद के माँ बाप को कत्ल करा दिया और उनकी हमशक्ल जुड़वा बहन के साथ ज़बरदस्ती अपना निकाह पढ़वा लिया। इस तरह मलिक सरफराज अपनी दानिस्त में मेरे वालिद से इंतकाम ले रहा था। अगर मेरे वालिद ने उसकी बहन से शादी कर ली तो उसने मेरे वालिद की बहन से निकाह कर लिया, हालांकि उसकी पहली बीवी मौजूद थी। मलिक सरफराज के शकीउल कल्ब करिंदे अकबर, शीदे और दूसरे गांव-गांव में मेरे वालिद को तलाश करते रहे। मेरे वालिद उनसे बचने के लिए मुसलसल भागते रहे। उन्हें इल्म था कि मौत उनके ताक़ुब में है। मेरे वालिद के कत्ल से चंद रोज़ पहले मलिक सरफराज को इत्तला मिली कि मेरे वालिदैन अपने दोनों बेटों के साथ जेहलम के एक गाँव में रिहाइश पजीर हैं। मलिक सरफराज ने इस इत्तला की तस्दीक करवाई। फिर एक रात अकबर और शीदे को गांव रवाना कर दिया। उन दोनों को यह हुक्म दिया गया कि मेरे वालिद, मुझे और मेरे छोटे भाई को कत्ल कर दिया जाए और मेरी वालदा को अगवा करके अलीपुर ले आया जाए। सो अकबर और शीदे ने यही किया। वो सिर्फ मुझे कत्ल करने में नाकाम रहे, जिस पर उन्हें मलिक सरफराज ने बहुत डांटा। मेरी वालदा को जहनी अजियत और कर्ब में मुब्तला करने के लिए मलिक सरफराज ने बताया कि तुम्हारे शौहर और दोनों बेटों को कत्ल कर दिया गया है। अकबर और शीदे ने यह तस्दीक भी करा दी। नतीजतन उसी रोज़ शदीद सदमे के ज़ेरे असर मेरी वालदा ने हवेली के पुराने कुएं में छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली। मलिक सरफराज का इरादा उन्हें सिसका कर मारने का था, क्योंकि उन्होंने ख़ानदान की इज्जत को खाक में मिलाया था, मगर उनकी खुदकुशी ने मलिक सरफराज की ये नापाक हसरत पूरी ना होने दी। शीदे ने मुझे ये भी बताया कि बहुत अरसा तक उस गांव में मेरी भी तलाश की गई और फिर कई और गांव मुझे तलाश किया गया, मगर मेरा कोई सुराग ना मिला। अब मैं जान चुका था कि मलिक सरफराज मुझे अपना क्यों लगा था। वो बहरहाल मेरा मामू था। उसके अलावा अब ये बात भी मेरे लिए कोई मुइम्मा नहीं रही थी कि वो अपनी दूसरी बीवी यानी नाहिद की माँ पर इंतहाई तशद्दुद क्यों किया करता था। नाहिद मेरी फुफी ज़ात भी थी और मामू ज़ात भी। मेरे वालिद से उसकी शक्ल यकीनन इसलिए मिलती होगी कि मेरे वालिद नाहिद की वालदा जुड़वा भी थे और हमशक्ल भी। सारे पर्दे उठ चुके थे और अब सिर्फ मलिक सरफराज की आंखों का पर्दा उठना बाकी था। असल मुजरिम क्योंकि वही था, इसलिए मैंने उसे कत्ल करने का फैसला कर लिया था। मैंने तय कर लिया था कि मलिक सरफराज को कत्ल करने से पहले उसे ज़रूर बताऊंगा कि मैं कौन हूँ और उसे क्यों कत्ल कर रहा हूँ। शीदे को मैंने ताकीद कर दी कि अगर उसने जुबान खोली तो उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। यूं भी शीदा अब जुर्मो गुनाह की राह छोड़ चुका था। उसने खुदा और कुरान की कसम खाकर मुझे यकीन दिलाया कि वो किसी को कुछ नहीं बताएगा। हर चंद कि मैंने खुद अपनी जुबान से शीदे को यह नहीं बताया कि मैं उससे ये सारी बातें क्यों पूछ रहा हूँ और मैं कौन हूँ, मगर वो समझ गया और मेरे इस्तफसार पर उसने एतराफ़ भी कर लिया। जाहिर है कि उस खूनी रात के बारे में मेरे सिवा और कौन जान सकता था। सब कुछ मालूम होने के बाद सुबह को इंतज़ार था। उस रात का एक एक लम्हा मेरे लिए अज़ाब बन गया। सुबह होने से कुछ देर पहले अकबर ने दम दे दिया। यकीनन उसकी किस्मत में मेरे हाथों कत्ल होना नहीं लिखा था। मैं शीदे को अकबर की लाश पर आबदीदा छोड़कर वार्ड से बाहर आ गया। रात के वक्त भी होटल खुला हुआ था। सुबह के इंतजार में और कुछ खाने पीने की गर्ज से होटल में घुस गया। कुछ वक्त होटल में गुजारने के बाद मैं उठ खड़ा हुआ। बिल मैं पहले ही अदा कर चुका था। अब सुबह के आसार नुमायां लगे थे। अस्पताल के अहाते से बाहर निकल आया। अलीपुर जाने वाली पहली बस के लिए मुझे तकरीबन 1 घंटे इंतजार करना पड़ा। 9 बजे के करीब मैं अलीपुर पहुंच गया। गांव पहुंचकर मैं अपने घर जाने के बजाय मलिक सरफराज की हवेली की तरफ चल पड़ा। वहां तक पहुंचने में मुझे चौधरी अफजल के घर के सामने से गुजरना पड़ता, क्योंकि ये वो रास्ते में था और यही मेरी बदकिस्मती का लम्हा था।
कि जब मैं चौधरी अफजल के घर के सामने पहुंचा तो शहनाज ने मुझे देख लिया। वो जालिम मालूम नहीं कहां जाने के लिए घर से निकल रही थी। उसने आवाज देकर मुझे रोक लिया। शहनाज, मैं इस वक्त एक जरूरी काम से जा रहा हूँ, प्लीज मुझे जाने दो, मैंने उसके साथ नरमी से कहा। उस वक्त वो मेरे करीब पहुंच गई। ऐसी की तैसी तुम्हारे जरूरी काम की, वो किसी बिखरी हुई शेरनी की तरह बोली। पहले इधर चलो तुम। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। कल से सारे गांव में तुम्हारी तलाश हो रही है। मगर क्यों? मैं उलझे हुए जहन के साथ बोला। मैं उसके गुस्से का मतलब नहीं समझ सका। अभी मालूम हो जाएगा तुम्हें, अंदर तो चलो, वो मेरा हाथ खींचते हुए कहने लगी। बर्दाश्त की भी एक हद होती है। मैंने एक झटके से अपना हाथ छुड़ा लिया। शहनाज झटके की वजह से दूर जा गिरी। उसके साथ ही उसने चीख चीख कर अपने मुलाजमों को आवाजें देना शुरू कर दी। मैं उसकी परवाह किए बगैर आगे बढ़ गया, मगर अभी कुछ ही दूर चला होऊंगा कि शहनाज के कई मुलाजमों ने मुझे पकड़ लिया और वापस ले जाने लगे। वापसी में घर के सदर दरवाजे पर मैंने चौधरी अफजल को भी खड़े हुए देखा। मैं मुलाजमों की गिरफ्त से आज़ाद होने के लिए जोर आजमाई करने लगा, मगर जाहिर है कि वो गांव के रहने वाले थे, शहर के तो नहीं थे जो मुझे आसानी से छोड़ देते। शहनाज भी ज़मीन से उठकर अपने भाई के करीब खड़ी हुई, मेरी बेइज्जती का तमाशा देख रही थी। उसके होंठों पर बड़ी जहरीली मुस्कुराहट थी। मुलाजमों ने मुझे घर के अंदर ले जाकर एक नीम सी तारीक कोठली में कैद कर दिया। मैं चिल्लाते हुए चीखते हुए कोठली का दरवाज़ा पीटने लगा, मगर किसी पर कोई असर न हुआ। वो कोठली शायद कभी गाय भैंसों के चारे के लिए इस्तेमाल होती थी। मुझे तो ऐसी ही बू महसूस हो रही थी उस कोठली में। मेरे लिए सबसे अजियतनाक बात यह थी कि वहाँ चूहे भी थे और चूहों से मुझे इंतहाई घिन आती थी। बचपन में एक बिल्ली को मैंने चूहा खाते हुए देख लिया था। उस वक्त से मेरे सामने से कोई चूहा गुजर जाता तो मुझे झुरझुरी आ जाती। यहाँ एक नहीं मुतअद्दिद चूहे थे और मैं आंखें बंद किए कोठली के कोने में सिमटा हुआ खड़ा था। फेरोज के साथ आगे क्या हुआ? क्या शहनाज ने उसे छोड़ दिया? शहनाज के चुंगल से वो कैसे जान बचाकर निकला और उसने मलिक सरफराज से इंतकाम कैसे लिया? ये तमाम हालात जानने के लिए इस कहानी धुआं की अगली किस्त नेक्स्ट वीडियो में मुलाहिजा कीजिए, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे मिलेगा। उस पर क्लिक कीजिए और अगली एपिसोड पर चले जाइए। शुक्रिया।